सुप्रीम कोर्ट ने तो मान ही लिया कि बिल्डर और बैंक घर खरीदारों के साथ फ्रॉड करते हैं। कड़े शब्दों में कहा कि घर खरीदारों के साथ धोखा होता है और ये सब एक सुनियोजित साजिश के तहत होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनहोली नेक्सस जैसे कड़े शब्द बोले गए बिल्डर और बैंकों के गठजोड़ पे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 22 मामलों में एफआईआर के आदेश भी दे दिए। निचली अदालतों को भी फटकार लगाई जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को वायलेट करते हुए घर खरीदारों के खिलाफ ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन सवाल घर खरीदारों का आज भी वही है, क्या उनके लिए अब ग्राउंड रियलिटीज बदलेंगी? और उससे भी बड़ा सवाल, कैसे बनाया जाए एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम कि आगे ऐसे मामले हो ही ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। यह मामला जो सबवेंशन स्कीम से जुड़ा है, जिसमें बैंक घर खरीदारों के माध्यम से 80% होम लोन सीधे बिल्डरों को दे देते थे। फ्लैट की डिलीवरी नहीं होने के बावजूद बैंक घर खरीदारों से ईएमआई वसूलते रहे और बैंक बिल्डर गठजोड़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर समस्या बनता चला गया, जिसमें एक भी बैंक संदेह से मुक्त नहीं है। आज गौरतलब है कि 2013 में आरबीआई ने एक डायरेक्टिव भी जारी किया था बैंकों को, जिसमें सबवेंशन स्कीम के तहत डाउन पेमेंट न देने की बात की थी। लेकिन फिर भी बिल्डर और बैंक की हिम्मत देखिए, सिस्टम को लेकर उनका रवैया देखिए कि ज्यादातर बैंक कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट की जगह डाउन पेमेंट करते चले गए। एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक ने भी 2019 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ताकीद किया था कि वे सबवेंशन के तहत डाउन पेमेंट न करें बिल्डरों को, लेकिन कोई सुने तब ना। ये बिल्डर अपने पैसे की ताकत से इतने पावरफुल हो चुके हैं इस सिस्टम में कि ये किसी भी कानून को नहीं मानते हैं। दिशा निर्देश होगा कि डाउन पेमेंट न किया जाए तो बस नाम बदल जाएगा, कहा जाएगा फ्लेक्सी पेमेंट या इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट, लेकिन घर खरीदारों के साथ एक लूट का खेल जारी रहेगा और वो भी सिस्टम की नाक के नीचे। और इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को सख्त रवैया अख्तियार करना ही पड़ा। इसी साल अप्रैल में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया और अब सीबीआई की इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर 22 एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर का भ्रष्ट रियल एस्टेट और पूरा इकोसिस्टम बेनकाब हो गया है। सबसे बड़ी गाजगिरी है डिफॉल्टर बिल्डर सुपरटेक के ऊपर, जिसके 6 शहरों में 21 प्रोजेक्ट सबवेंशन स्कीम के बाद से अटके पड़े हैं। एक असेसमेंट यह है कि 10,000 करोड़ के फ्रॉड में अकेले सुपरटेक के ही फ्रॉड 5,000 करोड़ के आसपास हैं। वैसे एनसीआर का लगभग हर बिल्डर आज सकते में है, खुद तो जानता ही है उसने कब, कहां, किस हद तक फ्रॉड कर रखा है। एक लचीले सिस्टम का फायदा उठाया है, घर खरीदारों का शोषण किया है। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटेश्वर राव का यह फैसला एक नजीर है एक ऐसे हाउसिंग मार्केट में जहां की बिल्डर न सिर्फ घर खरीदारों के को अपने सामने कुछ नहीं समझता, बल्कि पूरे सिस्टम से ही खेलता रहता है। अब बिल्डरों को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है, किसका वरद हस्त होता है, इसको समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत तो है नहीं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आगे जाकर आज मूल सवाल यह है, क्या इस एक कार्रवाई से सब कुछ बदल जाएगा? घर खरीदारों का एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाएगा? क्या सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? क्या हाउसिंग मार्केट क्लीन हो जाएगा? या फिर एक बार से आम इंडियंस की उम्मीदें जगाकर एक बार फिर से सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, जहां न बिल्डर आपकी सुनता है और न प्रशासनिक अधिकारी? रेरा अगर आपकी सुन भी लेता है, आगे उसकी कोई नहीं सुनता है और अदालत से आपको हर बार मिलता है बस तारीख पे तारीख। और अक्सर ही निचली अदालतें महंगी और लंबी कानूनी प्रक्रिया में कानून को बचाते बचाते इंसाफ को नहीं बचा पाती हैं। और देखिए, मैं यहां प्रॉपर्टी मार्केट की नहीं बल्कि सिर्फ हाउसिंग मार्केट की बात कर रहा हूं, और वो सिर्फ इसलिए कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का एक अलग ही गणित होता है। वहां या तो इन्वेस्टर का पैसा पार्क होता है या उन लोगों का जिनके पास घर है और वो पैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन
हाउसिंग मार्केट में ज्यादातर लोग अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर और कर्ज के बोझ तले दबकर घर खरीदते हैं और इसलिए उनके साथ धोखाधड़ी और इरादतन डिफॉल्ट एक जघन्य अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज का रोल, निचली अदालतों द्वारा घर खरीदारों के खिलाफ दिया गया रिकवरी ऑर्डर बिल्डर के डिफॉल्ट करने पे, ट्राइपैर्टाइट एग्रीमेंट जिसमें लोन तो बायर के बुक्स पे होता है, डिफॉल्ट बिल्डर ही करे तो बैंक वसूले घर खरीदार से ही और अक्सर बैंक गुंडे भेजकर धमकाए वो अलग, आपकी फाइनेंशियल रेटिंग सिविल स्कोर खराब हो जाए वो अलग। सवाल फिर वही, ये जांच कहां तक जाएगी और इससे क्या कुछ बदलेगा या फिर बिल्डर नए रास्ते तलाश कर लेगा सिस्टम के साथ खेलते रहने के लिए? क्या बिल्डरों में सिस्टम और कानून का डर होगा? सवाल कई हैं और जवाब सिर्फ एक, नहीं, ये बिल्डर नहीं सुधरेंगे और जब तक कोई सिस्टम को फुल प्रूफ बनाकर इनके नाक में नकेल ना कसे, एक ऐसा सिस्टम ना बनाया जाए कि विलफुल डिफॉल्टर बनने से पहले इन्हें डर हो, और वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो सारे कनेक्टेड पार्टीज की जिम्मेदारी तय की जाए और डिफॉल्ट या प्रोजेक्ट डिले होने पे सबको कोर्ट में पार्टी बनाया जाए। वो सरकारी अथॉरिटी जो बिल्डर को प्रोजेक्ट सैंक्शन करते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारी खत्म समझते हैं, वो रेरा जो आज एक एक्स ब्यूरोक्रेट्स का बस एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनकर रह गया है, वो बैंक के अधिकारी जो बिल्डर के साथ अनहोली नेक्सस बनाने के गुनहगार होते हैं, एक असेट लैंड के ऊपर भी फाइनेंस कर देते हैं और घर खरीदारों के होम लोन पे भी, और इस तरह एक बिल्डर डबल ट्रिपल फाइनेंस करा लेता है सेम प्रोडक्ट के ऊपर। सबसे बड़ी बात, बिल्डर के गुनाह को सिर्फ एक बिजनेस फ्रॉड के तौर पे न देखा जाए। एक बिल्डर बिलफुल डिफॉल्टर बनकर रिच प्रमोटर ऑफ सिक कंपनीज की जिंदगी न एंजॉय करे, उसके पर्सनल वेल्थ को सीज किया जाए और उसे डर हो जेल जाने का। क्या इस बार इंसाफ होगा? उससे भी बड़ा सवाल, क्या हाउसिंग मार्केट के डिफॉल्ट्स पे एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। संविधान के आर्टिकल 140 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है ये अधिकार। लेकिन फिर उनका क्या होगा जिनका ब्लैक मनी रियल एस्टेट में पार्क होता है और जो रियल एस्टेट को अपने इलेक्शन फंडिंग का जरिया मानते हैं? सीबीआई के एफआईआर, फाइनल फाइंडिंग्स और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट का इंतजार आज देश भर के हर घर खरीदार को है, हर उस इंसान को है जिसने बिल्डर के हाथों ठगे जाने को अपनी नियति, अपनी किस्मत मानकर हालात से समझौता कर लिया था। देखना अब यह है कि वाकई हाउसिंग मार्केट के हालात बदलेंगे, घर खरीदारों के दुख दर्द का कोई इलाज होगा, या फिर यह पूरा मामला वन ऑफ जजमेंट का बनकर रह जाएगा। आपकी क्या राय है? फील फ्री टू राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।